हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 6 ऑफ द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फाइनली, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द टैग लाइन। एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगा लाला। आज हमें शुरू करना है पेज नंबर 266 से फ्रॉम द टॉपिक 15.2.2 हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ या on-site conservation. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब हम पूरी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पर प्रोटेक्ट होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट को ही बचा रहे हैं टाइगर को बचाने के लिए। तो इस तरीके की कंजर्वेशन को हम बोलते हैं इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज हाउएवर व्हेन देयर आर सिचुएशंस वेयर एन एनिमल और प्लांट इज एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड organisms facing a very high risk of extinction in the wild or in the near future and needs urgent measures to save it from the extinction. This is known as ex situ या off-site conservation is the desirable approach. तो इस चीज को क्या बताया गया है हमें कि एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। मान लीजिए कि एक एनिमल और प्लांट जो है बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है, कि मतलब वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो हमें उसको बचाने की पहले जल्दी है ना, हम पहले उसे कंजर्व करने की कोशिश करेंगे कि हमें उस चीज़ को बचाना है। तो इस तरीके से बोलेंगे एक्स सीटू, ये इसका दूसरा नाम होगा ऑफ साइड। और जो इन सीटू था उसमें था कि हमें एक टाइगर को बचाने के लिए हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, तो वो था इन सीटू। तो आई होप सो आपको ये दोनों चीज़ों में अंतर समझ आ गया होगा। अब हम इसे प्रॉपरली पढ़ते हैं, दैट इज द इन सीटू कंजर्वेशन। Faced with the conflict between the development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. ये बता रहे हैं कि काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कुछ अर्बनाइजेशन करना है, इंडस्ट्रीज़ बचानी है, तो उस मतलब इंडस्ट्रीज़ बनानी है तो हमें फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पूरा फॉरेस्ट बचाना है टाइगर के लिए, जैसे हमने पढ़ा। तो मतलब इस तरीके से ना ऐसे कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो ये इतना फिजिबल नहीं हो पाता। वो लोग इस तरीके से बायोलॉजिकल वेल्थ को नहीं बचा पाते क्योंकि हमें इकोनॉमिकली ज़्यादा बेटर बनना है। वैसे तो ये गलत भी है, लेकिन ऐसा होता है। The next line is invariably the number of species waiting to be saved from extinctions far exceeds the conservation resources available. इस लाइन में हमें बता रहे हैं कि जितनी भी स्पीशीज़ को हमें बचाने की नीड है एक्सटिंक्शन से, वो बहुत ज़्यादा है जो हमारे कंजर्वेशन के रिसोर्सेज हैं। मतलब जिस तरीके से हम उन्हें बचा सकते हैं वो बहुत कम है, लेकिन स्पीशीज़ जिन्हें हमें बचाने की नीड है वो बहुत ज़्यादा है। On a global basis, this problem has been addressed by the eminent conservationists. तो ये प्रॉब्लम जो है ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी लोगों ने बात की है इस बारे में। They identified for maximum protection against a certain biodiversity hotspot regions with very high levels of species richness and high degree of endemism. तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ सर्टेन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं, जहाँ की मैक्सिमम प्रोटेक्शन अवेलेबल है। और उन रीजन्स की मेन खासियत क्या है, 2 पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, दैट इज़ वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी पाई जाती है वहाँ पर। एंड सेकेंड इज़ अ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, और ये मेनली ये होता है कि कुछ स्पीशीज़ जो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही कन्फाइंड है, मतलब वो वहीं पे मिलती हैं। तो ऐसे एरियाज हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। नेक्स्ट लाइन इज दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो हमें एंडेमिज्म के बारे में ही बताया गया है कि ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं और कहीं पे भी और नहीं पाई जाती। नेक्स्ट लाइन इज इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू द लिस्ट। स्टार्टिंग में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन बाद में 9 और ऐड कर दिए गए, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड टू द 34। तो अब टोटल अगर आपसे पूछे जाएं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कितने हैं वर्ल्ड में, तो वो होगा 34। दीज हॉटस्पॉट्स आर ऑल्सो द रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैबिटेट का लॉस भी हो रहा है। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स आर, तो अब ये जो हमें बताया गया है कि 34 टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो उनमें से भी हमें 3 के बारे में बता रहे हैं जो कि मेनली इंडिया के आसपास पाए जाते हैं और इंडिया के अंदर भी। फर्स्ट इज द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, सेकेंड इज द इंडो बर्मा रीजन, एंड थर्ड इज द हिमालय।
विच कवर आर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। तो ये तीनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इनके नाम भी। Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land area। तो अभी ये जो हमने 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़े, ये अर्थ का लेस देन 2% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं सिर्फ। द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई। लेकिन यहाँ पर जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन टू दीज हॉटस्पॉट्स कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शंस बाय ऑलमोस्ट 30%। तो अगर हम यहाँ पर इन हॉटस्पॉट को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, अच्छे से प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, तो जो हमने पहले मास एक्सटिंक्शन पढ़ा था उसे हम 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन इज इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इंडिया में इन रीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए मेनली 3 चीज़ें होती है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज। तो अब इनके नंबर हमें बताएंगे, वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इंडिया नाउ हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इनकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए कितने इंडिया में प्रेजेंट है, और ये हमें इंडिया का डाटा बताया गया है। नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर। इंडिया में बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया जो है एक रिलीजियस कंट्री है, तो यहाँ पर मतलब उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हम प्रोटेक्ट करते हैं नेचर को। जैसे कि मान लीजिए तुलसी है, पीपल है, नीम है, इन्हें हम ज़्यादातर नहीं काटते क्योंकि इनका रिलीजियस वैल्यू है। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। तो इसी तरीके से इन कल्चर्स की वजह से बचाए गए हैं फॉरेस्ट के एरिया कुछ पर्टिकुलरली। सच सैक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड इन द खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर रीजन्स ऑफ द मध्य प्रदेश। तो ऐसी सैक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, जो कि रिलीजियस पर्पस की वजह से हम नेचर के पौधों को या नेचर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गाय को इंडिया में माता मानते हैं, तो हम उन्हें नहीं जैसे हार्म पहुंचाते। ऐसे ही तुलसी का मैंने आपको बताया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की मतलब यहाँ पर रिलीजियस वैल्यू है, उसकी वजह से हम नेचर को हार्म नहीं करते, तो उन्हें हम पर्टिकुलरली बोलते हैं सैक्रेड ग्रोव्स। और यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, बताए गए कौन से कहाँ मिलते हैं, तो आपको विद स्टेट पता होनी चाहिए। लाइक मैं पूछूं आपसे खासी एंड जयंतिया हिल्स कहाँ मिलते हैं, राजस्थान, मेघालय या महाराष्ट्र, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेघालय में मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी याद करना है। नेक्स्ट लाइन इज इन मेघालय द सैक्रेड ग्रोव्स आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड दी थ्रेटेंड प्लांट्स। तो रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स को बचाने के लिए मेघालय में मेनली सैक्रेड ग्रोव्स ही हैं। नेक्स्ट इज द ex-situ कंजर्वेशन। In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special settings where they can be protected and given special care. तो ex-situ कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है, जो भी थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, कि वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, तो उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर हम एक स्पेशल सेटिंग के अंदर रखते हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन और स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है। इस ex-situ कंजर्वेशन को हम ऑफ साइट कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट लाइन इज जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व दिस पर्पज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं हमें ex-situ कंजर्वेशन के, दैट इज जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। ये ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ सफारी यहाँ पर दिया गया है। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो तो वो इन-situ कंजर्वेशन के अंदर आता है। इसमें मॉक टेस्ट में कई बार कंफ्यूज किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में। तो आपको ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ सफारी ex-situ का पार्ट है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन-situ का। नेक्स्ट लाइन इज इन recent years ex-situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures. Now gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long periods using cryopreservation techniques. तो हमें बताया गया है कि जैसे गेमीट्स हैं कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज़ के, तो उन्हें भी हम प्रिजर्व करते हैं प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करके, जो कि फर्टाइल कंडीशंस होती हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के थ्रू। ये आप
आगे जाके क्लास 12th में आपने क्लास 12th की चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में, जहाँ की एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। ध्यान रखना है आपको कि एग्स को कैसे हम फर्टिलाइज कर रहे हैं, इन विट्रो, ना कि इन वीवो। इस लाइन पर आपको ध्यान दे रहे हैं, और किन मेथड्स के थ्रू, टिश्यू कल्चर मेथड्स। Next line is seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for long periods in the seed banks। तो seeds को भी ऐसे ही हम preserve कर सकते हैं seed banks के अंडर। Next line is biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations। देखो बायोडाइवर्सिटी के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, फिर यूएसए, सारी जगह का नेचर, फॉरेस्ट, मतलब कहीं पर भी हम पॉल्यूशन फैलाएंगे तो उसका इफेक्ट तो सारी कंट्रीज़ पर पड़ेगा ना। तो इसका कुछ ये नहीं है कि ये हमारी कंट्री में हम वो कर रहे हैं तो वो होगा। तो सबको कलेक्टिवली एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें। नेक्स्ट लाइन इज द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 called upon all the nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits। तो पहली हिस्टोरिक कन्वेंशन हुई थी जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में, किस ईयर में हुई थी? 1992 में। उसका मेन पर्पज़ क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। तो ये आपको याद रखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जाता है। Next line is in a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa। तो फिर ऐसे ही हमें नेक्स्ट के बारे में बताया गया कि वर्ल्ड समिट कब हुई थी? 2002 में हुई थी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। और किस लिए हुई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंदर कितनी कंट्रीज़ ने पार्ट किया था? 190 कंट्रीज प्लेज्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट reduction in the current rate of biodiversity loss at the global, regional and local levels। तो ये दोनों अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों के आपको ईयर्स, प्लेस और उनका पर्पस पता होना चाहिए। इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डिफरेंस की फॉर्म में लिख के अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम करते हैं समरी। चैप्टर ओवर हो चुका है, अब हम करेंगे समरी। सिंस लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ नियरली 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, देयर हैड बीन एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो हमें पहली लाइन से ये पता चला कि लाइफ कब आई थी अर्थ पर? 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट लाइन इज बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बताई गई है। ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इज द डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक स्पीशीज एंड द इकोसिस्टम लेवल एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी एट ऑल दीज लेवल्स। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो हमने सेकंड पेज पर पढ़ा था ना, सारी जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी, स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी, तो वो उन चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। नेक्स्ट लाइन इज मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड। तो टोटल स्पीशीज अगर आपसे पूछी जाए अब तक कितनी रिकॉर्डेड हैं, तो वो है 1.5 मिलियन, जिसे हम 15 लाख के नाम से भी जानते हैं। बट देयर माइट स्टिल बी नियरली 6 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। और 6 मिलियन स्पीशीज ऐसी और हैं जो कि डिस्कवर और नेम की जा सकती हैं। नेक्स्ट लाइन इज ऑफ द नेम्ड स्पीशीज मोर देन 70% आर एनिमल्स। टोटल जितनी भी स्पीशीज़ को हमने नेम किया है उसमें से ज़्यादातर जो हैं 70% से ज़्यादा वो एनिमल्स हैं, और उन एनिमल्स के 70% में भी 70% से ज़्यादा इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा डाइवर्स हैं। नेक्स्ट लाइन इज द ग्रुप फंजाई हैज़ मोर स्पीशीज़ दैन ऑल द वर्टिब्रेट स्पीशीज़ कंबाइंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई की स्पीशीज़ सारी वर्टिब्रेट की स्पीशीज़ को अगर हम मिला लें तो भी उससे ज़्यादा हैं। इंडिया विच about 45,000 species of plants and twice as many species as animals, जिसका मतलब क्या हुआ? 90,000 animals और 45,000 plants, is one of the 12 mega diversity countries of the world। इंडिया भी 12 mega diversity countries of the world के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट लाइन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट शोज इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। हर जगह मतलब डाइवर्सिटी हमें पाई जाती है। इट इज़ जनरली हाइएस्ट इन द ट्रॉपिक्स एंड डिक्रीजेज डाउन टूवर्ड द पोल्स। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिक्स पर, और वे डिक्रीज करती जाएगी पोल्स की तरफ। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पीशीज रिचनेस इन द ट्रॉपिक्स आर
Tropics had more evolutionary time. They provide a relatively constant environment and they receive more solar energy, which contributes to the greater productivity. तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रॉपिक्स का ज़्यादा एवोल्यूशनरी टाइम होता है, उन्हें ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है. और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट मिलता है, एक जैसा एनवायरनमेंट होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में. स्पीशीज रिचनेस इज ऑल्सो अ फंक्शंस ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन. इसका हमने ग्राफ भी पढ़ा था अगर आपको याद हो, हाइपरबोलिक कर्व. द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज जनरली अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन. तो ये ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको अच्छे से याद रखना है. और किन साइंटिस्ट की बात हुई थी ये भी आप याद करेंगे अगर आपको अभी याद नहीं है तो. नेक्स्ट लाइन इज इट इज़ बिलीव दैट कम्युनिटीज़ विद हाई डाइवर्सिटी टेंड टू बी लेस वेरिएबल, मोर प्रोडक्टिव एंड मोर रेजिस्टेंट टू द बायोलॉजिकल इन्वेजन्स. मतलब जिस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो वो कम वेरिएबल होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी और ज़्यादा रेजिस्टेंट होगी बायोलॉजिकल इन्वेजन्स के लिए. अर्थ फॉसिल हिस्ट्री रिवील्स इंसिडेंट्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन इन द पास्ट, but the present rates of extinction largely attributed to the human activities. मतलब मेनली एक्सटिंक्शन किन की वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरह. ये हमने पढ़ा था ना कि पहले 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के लिए, और अब जो छठा होने वाला है वो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होगा. एंड विच विल बी 100 to 1000 times higher. Nearly 700 species have become extinct in the recent times and more than 15,500 species of which greater than 650 are from India. टोटल 15,500 स्पीशीज़ अब भी मतलब थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं और जिनमें से 650 से ज़्यादा सिर्फ इंडिया से बिलोंग करती हैं. द कॉजेज ऑफ हाई एक्सटिंक्शन रेट्स एट प्रेजेंट इंक्लूड हैबिटेट, ये हमने पढ़ा था, पर्टिकुलरली फॉरेस्ट का लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बायोलॉजिकल इन्वेजन्स एंड को एक्सटिंक्शंस. तो ये चारों हमने पढ़े थे, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे, नाम पढ़े थे, वो आपको अच्छे से याद करने हैं. नेक्स्ट लाइन इज अर्थ रिच बायोडाइवर्सिटी इज़ वाइटल फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड. तो बायोडाइवर्सिटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हम पूरे चैप्टर से यही पढ़ते आ रहे हैं. द रीजन्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल रीजन्स. तो इन तीनों के आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए. Besides the direct benefits, food, fiber, firewood, pharmaceuticals, etc., there are many indirect benefits which we receive through the ecosystem services, जो कि किसके अंदर आते हैं, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, पॉलिनेशन, पेस्ट कंट्रोल, क्लाइमेट मॉडरेशन एंड फ्लड कंट्रोल. तो देखो जब आपने मेन थ्योरी के अंदर पढ़ा था तो सिर्फ आपको फोटोसिंथेसिस और पॉलिनेशन मिला था, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का एग्जांपल. लेकिन देखो यहाँ पर आपको कितने सारे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल, क्लाइमेट मॉडरेशन एंड फ्लड कंट्रोल. तो इसीलिए समरी पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. We also have a moral responsibility to take good care of the earth biodiversity and pass it on गुड ऑर्डर टू आर नेक्स्ट जनरेशन. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अर्थ की बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखें और यही सारी अच्छी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन पर भी फॉरवर्ड करें, उन्हें बताएं कि हमें बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट लाइन इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बी इन सीटू एज वेल एज एक्स सीटू. In situ conservation, the endangered species are protected in their natural habitat so that the entire ecosystem is protected. तो हम in situ के बारे में पढ़ चुके थे, जिसे हम ऑन साइट कंजर्वेशन से भी जानते हैं. इसमें अगर हम एक चीज़ को कंजर्व करेंगे तो उसके लिए हमें पूरा नेचुरल हैबिटेट ही कंजर्व करना पड़ेगा. Recently, 34 biodiversity hotspots in the world have been proposed for the intensive conservation efforts. तो टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में, 34. Of these 3 वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, हिमालय, इंडो बर्मा कवर इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन. तो इसमें से 3 इंडिया के रीजन में लाई करते हैं. आर कंट्रीज इन सीटू कंजर्वेशन एफर्ट्स आर रिफ्लेक्टेड इन इट्स 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 99 नेशनल पार्क्स एंड मोर देन 450 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मैनी सेक्रेड ग्रूव्स. और एक चीज़ आप ध्यान दे सकती है कि मेन थ्योरी में हमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिखी हुई हैं. तो अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो 448 ही आप मेंशन करेंगे. नेक्स्ट लाइन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूड प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज इन जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द गेमीट्स. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको इन सीटू और एक्स सीटू के याद होने चाहिए. मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और नीट के क्वेश्चंस में भी काफ़ी बार आते हैं. तो पूरा चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से कवर होता है. आप सारी वीडियोस अच्छे से कंप्लीट कर लेना. कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.